हेलो, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। एक बार फिर से आपका विजय ग्लोबल स्टडीज के डेली करंट अफेयर की क्रॉनिकल क्लास में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्रॉनिकल की करंट अफेयर की क्लास, है ना। आप सब जानते होंगे कि यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण समाचार चैनल हैं उन सब की एडिटोरियल से सबसे खास देखिए पीआईबी और पीटीआई, इन सब से आपके लिए डिटेल्स लाई जाती हैं और उनको सॉर्ट आउट किया जाता है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते शुरू करते हैं आज की डेट की करंट अफेयर की क्लास। करंट अफेयर की क्लास में देखेंगे दिन की प्रमुख घटना के बारे में देखेंगे और उसके बारे में एक एक करके फिर स्टेप डिलीट मतलब डिटेल में जानेंगे सारी चीजें, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर की क्लास, है ना। डेली करंट अफेयर की क्लास में आज दिन की जो प्रमुख घटना है सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके हर न्यूज के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो देखिए ये अपना जो स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ है, स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर अधिकारी बनी। भावना कंठ पहले से भी आप चर्चित चेहरा जान रहे हैं। तो स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ जो है भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर अधिकारी बनी। दूसरा है ईगा स्वियाटेक ने एलेना रेबाकिना को हराकर 2026 में कनाडाई ओपन महिला एकल का खिताब जीता। उसके बाद है भाषिणी और नीति आयोग ने देश भर में बहुभाषी आवाज प्रथम एआई शासन को आगे बढ़ाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए, है ना। सरकार ने वन हर्ब वन स्टैंडर्ड पहल के तहत पीसीआईएम एंड एचआईपीसी समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया। ठीक है। इसके बाद भारत और मलेशिया ने वायुसेना की पारस्परिकता को मजबूत करते हुए उदय शक्ति 2026 का अभ्यास शुरू किया। भारत और मलेशिया के बीच में वायुसेना की जो म्यूचुअलिटी है उसको मजबूत करने के लिए एक अभ्यास शुरू किया। उस अभ्यास का नाम दिया गया उदय शक्ति 2026। उदय शक्ति 2026 अभ्यास भारत और मलेशिया की वायुसेना के बीच में शुरू किया गया। रक्षा मंत्रालय ने उन्नत लाइटनिंग म्यूटेशन सिस्टम के लिए 1577 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। और इसके बाद मंत्रालय ने सक्रिय बुढ़ापा, गरिमा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याण को बढ़ावा देने के लिए SNEHA ई बुक लॉन्च की है। ठीक है। CCRAS, NIIMH और सेमेरी ने आयुर्वेद चिकित्सा की जो पांडुलिपियां हैं उनके डिजिटलाइजेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद अगला है राष्ट्रपति मुर्मू ने देश भर में 13 मरणोपरांत सम्मानों सहित 78 वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी। ठीक है। पीएम मोदी ने 1 करोड़ युवाओं के लिए एआई प्रशिक्षण और 7 स्तंभों के विकास की घोषणा की। ये रहे आज की प्रमुख घटनाएं। अब इसके बाद हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे और एक एक समाचार पे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं अगले समाचार पे, है ना। ये देखिए आपके भावना कंठ को आप पहचान सकते हैं, पहले से ही भावना कंठ चर्चित महिला रही हैं। और भावना कंठ का आप फोटो देख लीजिए और ये फोटो से पहचान में बड़ी सुविधा होगी आपको, है ना। अब एक एक चीज पे अभी देखिए भावना कंठ को जो अधिकारी बनी है इनके बारे में डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो पहला क्या है कि स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ भारतीय वायुसेना की पहली फाइटर कॉम्बैट लीडर, है ना। तो भावना कंठ फाइटर कॉम्बैट लीडर के रूप में
अर्हता प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। यह उपलब्धि भारत के लड़ाकू और विशेष सैन्य भूमिकाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। फाइटर कॉम्बैट लीडर एफसीएल क्या है? एफसीएल योग्यता एक उन्नत पेशेवर योग्यता है जिसमें वायु युद्ध रणनीति, परिचालन योजना, लड़ाकू नेतृत्व और लड़ाकू विमानों का रोजगार शामिल है। यह टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ग्वालियर से जुड़ा है, जो उन्नत सामरिक और वायु युद्ध प्रशिक्षण के लिए AIF का प्रमुख संस्थान है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं भावना कंठ के बारे में। तो भावना कंठ अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह के साथ भारत की पहली 3 महिला लड़ाकू पायलट में से एक थी। इन तीनों को 2016 में महिलाओं को लड़ाकू पायलटों के रूप में शामिल करने की सरकार की प्रायोगिक योजना के तहत भारतीय वायुसेना की लड़ाकू धारा में शामिल किया गया था। 2019 में भावना कंठ MiG-21 बाइसन पर परिचालन प्रशिक्षण पूरा करने के बाद लड़ाकू अभियानों के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली पहला महिला लड़ाकू पायलट बनी। उन्हें रक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान और उपलब्धि के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब थोड़ा चर्चा करेंगे TSCDE ग्वालियर के बारे में। तो TSCD जो ग्वालियर के बारे में चर्चा करेंगे, इसमें देखिए ये टेक्सिस एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिश एक प्रमुख भारतीय वायुसेना प्रशिक्षण संस्थान है और जो उन्नत सामरिक प्रशिक्षण, वायु युद्ध प्रक्रिया और परिचालन नेतृत्व पर केंद्रित है। यह लड़ाकू पायलटों के बीच में विशेष युद्ध कौशल विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसका महत्व क्या है? लड़ाकू भूमिकाओं में महिलाएं सशस्त्र बलों में उच्च अंत परिचालन और नेतृत्व के पदों पर महिलाओं के प्रगतिशील एकीकरण को प्रदर्शित करता है। दूसरा है सैन्य व्यवसायीकरण। आधुनिक हवाई युद्ध में विशेष प्रशिक्षण और सामरिक विशेषज्ञता के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। लैंगिक समानता, पेशेवर क्षमता और परिचालन क्षमता के आधार पर समान अवसर के सिद्धांत को मजबूत करता है। रक्षा तैयारी के बारे में देखेंगे। तेजी से जटिल हवाई युद्ध में लड़ाकू विमानों के प्रभावी उपयोग के लिए उन्नत लड़ाकू नेतृत्व महत्वपूर्ण है। अब इसमें सरकारी नीति का क्या लिंक है वो भी देखेंगे, है ना। सरकारी नीति के जो लिंक देखेंगे इसमें सरकारी नीति में देखेंगे महिला लड़ाकू पायलटों को शामिल करने में शुरू में 2015 में एक प्रायोगिक योजना के रूप में पेश किया था और बाद में इसे अस्थायी सुविधा बनाया गया था। महिला अधिकारियों को अब भारत के सशस्त्र बलों के युद्ध और कमान से संबंधित भूमिकाओं की एक विस्तृत श्रृंखला में शामिल किया जा रहा है। अब इसमें देखिए हम देखेंगे कि परीक्षा के फोकस बिंदु क्या है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। तो इसमें देखिए ये जो व्यक्ति है स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ, ये पर्सनालिटी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इनकी उपलब्धि क्या है? ये फाइटर कॉम्बैट लीडर के रूप में अर्हता प्राप्त करने वाली पहली भारतीय वायुसेना महिला अधिकारी हैं। इनका अचीवमेंट क्या है? फाइटर कॉम्बैट लीडर के रूप में अर्हता प्राप्त करने वाली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी है और इनका जो संस्थान है TSCDE, ये कहां पे है? ये ग्वालियर में है ना। सेवा इनका क्या है, कहां पे सेवा है? तो भारतीय वायुसेना में इनकी सेवा है। ठीक है, इसके पहले मील का पत्थर लड़ाकू अभियानों के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट हैं। पहली 3 महिला फाइटर पायलट हैं। एक है भावना कंठ, दूसरा है अवनी चतुर्वेदी और तीसरा है मोहिनी सिंह। ठीक है, आपको याद रखना है 3 महिला फाइटर जो चर्चित हैं, भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह। ठीक है, अब इसका पॉलिटिकल लिंक क्या है? महिलाओं की भागीदारी और सैन्य आधुनिकीकरण और युद्ध की तत्परता, इतनी चीजों के लिए ये आपका
पॉइंट जो है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो समाचार है वो ये है आपका, इगा स्वियाटेक ने कनाडाई ओपन 2026 महिला एकल का खिताब जीता। इगा स्वियाटेक कनाडाई ओपन 2026 महिला एकल का खिताब जीता। ठीक है, स्वियाटेक ने टोरंटो में 2026 के, देखिए, पोलैंड की टेनिस स्टार इगा स्वियाटेक ने टोरंटो में 2026 कनाडियाई ओपन में महिला एकल खिताब जीतने के लिए फाइनल में कजाकिस्तान की एलेना रैबाकिना को हराया। पोलैंड की टेनिस स्टार हैं इगा स्वियाटेक। ये टोरंटो में 2026 कनाडियाई ओपन खेल के आयोजन में महिला एकल खिताब जीतने के लिए इन्होंने कजाकिस्तान की एलेना रैबाकिना को हराया। एलेना रैबाकिना कजाकिस्तान की हैं, इनके साथ पोलैंड की टेनिस स्टार इगा स्वियाटेक टोरंटो में 2026 का जो कनाडियाई ओपन है उसमें इन्होंने कजाकिस्तान की एलेना रैबाकिना को हरा करके महिला एकल खिताब जीता है। ठीक है, यह जो है स्वियाटेक का 2026 सीजन का पहला खिताब और उनका पहला कनेडियन ओपन फाइनल में भी उपस्थिति था। पहली बार ही ये जीती हैं और पहली बार इन्होंने अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई है। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए, कनाडियाई ओपन जिसे नेशनल बैंक ओपन के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख पेरिस टूर्नामेंट है और WTA 1000 श्रेणी का हिस्सा है। यह पारंपरिक रूप से हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और यूएस ओपन से पहले एक महत्वपूर्ण तैयारी कार्यक्रम के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब कैनेडियन ओपन 2026 चैंपियनशिप की जो कैटेगरी है और उनके जो विजेता है उसको हम शॉर्ट लिस्ट कर दिए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। पुरुष एकल में बेन शेल्टन ने जीता है, पुरुष एकल बेन शेल्टन। महिला एकल इगा स्वियाटेक ने जीता है और पुरुष युगल में ऑरलैंडो लूज और राफेल माटोस ये लोग मिलकर के जीते हैं। महिला युगल जो है कटेरिना सिनियाकोवा और झांग सुआई, है ना, ये लोग जीते हैं। और देखिए, एक इनका पुरुष एकल विजेता बेन शेल्टन का जो भू क्षेत्र रहा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है। महिला एकल इगा स्वियाटेक का जो भू क्षेत्र रहा है वो पोलैंड रहा है और पुरुष युगल का जो भू क्षेत्र रहा है आयरलैंड लूज और राफेल माटोस के लिए वो ब्राजील रहा है, दोनों ब्राजील के हैं। और महिला युगल जो है वो कटेरिना सिनियाकोवा और झांग सुआई को मिला है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इगा स्वियाटेक के बारे में, है ना। इगा स्वियाटेक जो है टेनिस के अग्रगण्य खिलाड़ियों में से एक हैं और 6 बार की ग्रैंड स्लैम एकल चैंपियन हैं। उन्होंने 4 बार फ्रेंच ओपन और 1 बार यूएस ओपन और 1 बार विंबलडन जीता है। उन्होंने कई WTA 1000 खिताब जीता है। ठीक है, अब इसमें उनके कनाडाई ओपन जीत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने एक लंबे खिताब के सूखे को समाप्त किया और यूएस ओपन से पहले गति प्रदान की। इस जीत में उन्होंने कुल WTA 1000 खिताब को 12 तक पहुंचा दिया, जिसमें वह आर्यना सबालेंका से आगे निकलकर और सेरेना विलियम्स के 13 रिकॉर्ड के करीब पहुंच गई। अब एलेना रैबाकिना के बारे में हम लोग जानेंगे। रैबाकिना
कजाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करी और फाइनल में आरेना सबालेंका को हरा करके 2026 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता और वह 2022 विंबलडन की भी चैंपियन है। अब आते हैं परीक्षा का जो इंपॉर्टेंस है, आप सुनते जाइए, सुनने के साथ साथ जो सॉर्ट आउट किया गया है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, वो सारी चीजें फिर से रिपीट करी जाती है, आप उसको देखने का सुनने का प्रयास करेंगे और साथ साथ नोट करते जाएंगे, है ना। परीक्षा के हिसाब से इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो ये है कि देखिए विजेता कौन है, तो इगा स्विएटेक है। किस देश की है, तो पोलैंड की है। ठीक है। उप विजेता कौन है, एलेना रायबाकिना है। ठीक है। देश कौन सा है, एलेना रायबाकिना का कजाकिस्तान है। ठीक है। टूर्नामेंट कौन सा है, कैनेडियन ओपन 2026। कैनेडियन ओपन 2026 की विजेता कौन है, इगा स्विएटेक। ठीक है। श्रेणी कौन सी है, तो श्रेणी WTA 1000। ठीक है। किस फील्ड में खेला जाता है, तो हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। स्थान कहां पे हुआ था, तो टोरंटो में हुआ था। टोरंटो दैट इज सिचुएटेड इन कनाडा। ठीक है। अब स्विएटेक की 2026 की जो उपलब्धि है वो क्या है, सीजन का पहला खिताब जीता इन्होंने। ठीक है। पहली बार ये IPL भी हुई और पहली बार इन्होंने जीत भी लिया। इनको ग्रैंड स्लैम खिताब कितने मिले हैं, तो ग्रैंड स्लैम खिताब इनको मिले हैं 6। ठीक है। तो ये चीजें आप नोट करते जाएंगे। चलते हैं अगले पे। भाषिणी, भाषिणी जो है एक AI ऐप है, नीति आयोग की साझेदारी का और समावेशी शासन के लिए एक बहुआयामी AI पहल है। ठीक है। इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम देखते चलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग के तहत डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन ने नागरिक केंद्रित शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए बहुभाषी आवाज प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाने के लिए एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी को सेवा संचालन पहल के लिए भाषिणी के माध्यम से लागू किया जाएगा। ठीक। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है वो हम देखेंगे, है ना। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है भाषिणी का, नागरिकों की पसंदीदा भारतीय भाषाओं में सरकारी जानकारी और सेवाएं प्रदान करना, डिजिटल साक्षरता के विभिन्न स्तरों वाले नागरिकों के लिए आवाज प्रथम और बहुभाषी AI को बढ़ावा देना, भाषिणी की भाषा प्रौद्योगिकी को नीति आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्मों, दस्तावेज प्रणालियों और संचार कार्यप्रवाह के लिए एकीकृत करना। ठीक है। अगला है क्षेत्र विशिष्ट वॉइस बॉट और संदर्भ एप्लीकेशन को डेवलप करना, विशेष सरकारी शब्दावली का उपयोग करके अनुवाद मॉडल में सुधार करना, नागरिकों और सरकार के बीच में दो तरफा संचार को, डुअल कम्युनिकेशन, मतलब सरकार की बात जनता तक और जनता की बात सरकार तक पहुंचाने में सहयोग करना। अब जो भाषिणी AI ऐप है उसका क्या इकोसिस्टम है, किस पे काम करता है, उसको हम लोग देखेंगे, है ना। इस सहयोग में भाषिणी उद्यम, भाषिणी मित्र, भाषिणी अपमित्र, भाषिणी सहयोगी, भाषिणी प्रवर्तन शामिल होंगे। भाषिणी सहयोगी के माध्यम से साझेदारी पाठ, ऑडियो और वीडियो योगदान के माध्यम से भाषाई डाटा एकत्र करने और क्यूरेट करने के लिए भाषा दान का उपयोग करेगी। ठीक है। सॉरी, अभी बताते हैं। यह साझेदारी नीति तारा विश्लेषण,
समीक्षा और कार्रवाई के लिए टूल किट पर आधारित है, जो बहुक्षेत्रीय डैशबोर्ड और सहयोगी योजना उपकरणों के माध्यम से जमीनी स्तर डेटा संचालित शासन का समर्थन करता है। इसमें 200 प्लस क्षमता निर्माण सत्र आयोजित किए हैं और जिले और ब्लॉकों के 4000 से अधिक अधिकारियों को सशक्त बनाया है। भाषणी के सहयोग से विकसित स्मृति सिस्टम फॉर मीटिंग रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इंटरफेस मीटिंग मिनट्स को स्वचालित करता है और बहुभाषी ट्रांसक्रिप्शन और अनुवाद की सुविधा प्रदान करता है, जिससे प्रशासनिक दक्षता में सुधार होता है। अब और इसके है भाषणी के जो डिटेल्स हैं वो है भाषणी एआई संचालित बहुभाषी डिजिटल समावेशन के लिए भारत का राष्ट्रीय मंच है, जो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन MEITY के तहत काम कर रहा है। या 36 भारतीय टेक्स्ट लैंग्वेज, 23 भारतीय वॉइस लैंग्वेज और 35 इंटरनेशनल भाषाओं का समर्थन करता है। 800 प्लस सरकारी वेबसाइटों को शक्ति प्रदान करता है और 9+ बिलियन फंक्शई AI अनुमानों को सक्षम कराता है। तो अब इसमें देखेंगे परीक्षा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग देखेंगे, है ना। तो ये भाषणी ऐप जो डेवलप हुआ है वो किस मंत्रालय से हुआ है? MEITY माइटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके पार्टनर्स कौन है? DIBD है और नीति आयोग है। इसकी पहल क्या है? सेवा संचालन के लिए भाषणी, ठीक है। फोकस कहां पे है? बहुभाषी, आवाज और AI, ठीक है। इसकी नीति क्या है? डेटा संचालन, जमीनी स्तर पर शासन, स्मृति स्वचालित मीटिंग रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्शन और अनुवाद करता है। भाषणी 36 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है और 23 भारतीय आवाज में उपलब्ध है, ठीक है। तो भाषणी के संबंध में जितने भी डिटेल्स रहे वो सब आपके बीच में इसको शेयर किया गया है। आप इसको परीक्षा के फोकस बिंदु को आप जरूर देखेंगे। पूरी डिटेल्स नहीं जानते हैं तो कम से कम जो परीक्षा फोकस बिंदु आपको बताए जाते हैं आप उसको जरूर नोट कर लिया करिए, इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। सरकार ने औषधि पौधों के मानकीकरण के लिए समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया है, ठीक है। इसमें आपको देखना है ये भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय फार्माकोपिया आयोग के बीच 3 साल के समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया गया है। इसमें क्या होगा? साझेदारी का उद्देश्य भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में उपयोग किए जाने वाले औषधि पौधों के लिए एक समान, विश्वसनीय और वैज्ञानिक रूप से मजबूत गुणवत्ता मानक स्थापित करना है, ठीक है। अब इसका क्या है? एक जड़ी बूटी एक मानक। ऐसा नहीं है कि एक जड़ी बूटी के लिए तमाम स्टैंडर्ड होंगे, नहीं, एक जड़ी बूटी के लिए एक मानक होगा। दूसरी चीज है, यह पहल 2022 में शुरू किए गए वन हर्ब वन स्टैंडर्ड कार्यक्रम पर आधारित है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि एक ही औषधि पौधे की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के बावजूद लगातार पहचान, गुणवत्ता और सुरक्षा पैरामीटर हो जिसमें इनका उपयोग किया जाता है। अब इसमें क्या क्या सिस्टम कवर किए गए हैं हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। मानकीकरण ढांचे में उपयोग किए जाने वाले औषधीय पौधों को जो शामिल किया गया है उसमें क्या क्या है? आयुर्वेद है, सिद्ध है, उल्लूरिगपा है, यूनानी है और होम्योपैथी है। ये सब चिकित्सा पद्धतियां हैं। नवीनीकृत समझौता ज्ञापन विशेष रूप से पादप मूल की एकल दवाओं को मानक विकसित करने के लिए ध्यान केंद्रित करेगा। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है उसको भी देखेंगे। औषधीय पौधों के लिए समान वैज्ञानिक गुणवत्ता मानक स्थापित करना, पारंपरिक प्रणालियों में बेंचमार्क से भिन्नता को कम करना, हर्बल कच्चे माल की पहचान करना,
शुद्धता, गुणवत्ता और स्थिरता में सुधार करना, पारंपरिक दवाओं की सुरक्षा करना और विश्वसनीयता को मजबूत करना। ठीक है, भारतीय मानक को वैश्विक गुणवत्ता बेंचमार्क के साथ संरेखित करने, अलाइन करने के लिए, मिलाने के लिए, जो कि मतलब ग्लोबल जो मेडिकल मार्केट है, ग्लोबल जो आयुर्वेदा मार्केट है, उसके साथ कदम से कदम मिला के चल सके। भारतीय पारंपरिक दवाओं की व्यापक स्वीकृति और निर्यात क्षमता का संवर्धन करना इसका लक्ष्य है। ठीक है, अब इसका जो संस्थागत महत्व है वो क्या है उसको हम देखेंगे। संस्थागत महत्व देखने के लिए देखिए, PCIM&H भारतीय चिकित्सा प्रणालियों और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिकल मानक और फार्मूला विनिर्देश डेवलप करना है। IPC भारतीय फार्माकोपिया ढांचे के तहत दवाओं की पहचान, शुद्धता और ताकत के लिए मानक को विकसित और प्रकाशन करना है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? मानकीकरण आवश्यक है क्योंकि पौधे की प्रजातियों, भौगोलिक उत्पत्ति, प्रसंस्करण और मिलावट में भिन्नता हर्बल दवाओं की गुणवत्ता और चिकित्सीय स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए वैज्ञानिक रूप से विकसित मानक गुणवत्ता आश्वासन, उपभोक्ता सुरक्षा, अनुसंधान और अंतरराष्ट्रीय मान्यता को मजबूत कर सकते हैं। इसका ग्लोबल लिंक क्या है? ग्लोबल लिंक में देखेंगे, साक्ष्य आधारित पारंपरिक चिकित्सा पर बढ़ते अंतरराष्ट्रीय ध्यान के बीच यह पहल महत्वपूर्ण है। मई 2025 में WHO के सदस्य देश वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा रणनीति 2025 से 2024 तक पर सहमत हुए हैं, जिसका उद्देश्य सुरक्षित, प्रभावी और साक्ष्य आधारित पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा को बढ़ावा देना है। ठीक है, अब इसमें देखिए परीक्षा के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंस है। परीक्षा के हिसाब से इसमें जो समझौता ज्ञापन है PCIM और HIPC के बीच में समझौता ज्ञापन हुआ है। कितने समय के लिए हुआ है? 3 साल के लिए हुआ है। पहल क्या है? एक जड़ी बूटी एक मानक। शुरू कब किया गया? 2022 में। किस मंत्रालय के बीच में है? तो आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच में है। ये पूछा जा सकता है बार बार, आपको समझ में रहना चाहिए कि किस मंत्रालय के बीच में ये पहल है, तो ये आपको बताना है। इसमें कौन कौन से सिस्टम इंक्लूड किए गए हैं? आयुर्वेद है, सिद्ध है, सोवा रिंपा है और यूनानी है, होम्योपैथी है। ठीक है, इसके मुख्य विषय कौन कौन से हैं? औषधि पौधों का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन एंड गुणवत्ता आश्वासन। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, इतनी चीजें ये करना है। अब अगला देखेंगे हम अभ्यास उदय शक्ति। अभ्यास उदय शक्ति भारत और मलेशिया के वायुसेना के पारस्परिकता को मजबूत किया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में देखेंगे। भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायुसेना ने मलेशिया के सुबांग एयरबेस में द्विपक्षीय अभ्यास उदय शक्ति 2026 शुरू किया है। 5 दिवसीय अभ्यास संयुक्त प्रशिक्षण, परिचालन, शिक्षा, सर्वोत्तम प्रयासों के आदान प्रदान और दोनों वायुसेनाओं के बीच में पारस्परिकता बढ़ाने पर केंद्रित है। भारतीय राफेल लड़ाकू विमान मलेशियाई सुखोई 30 MKS और FA-18D विमानों के साथ भाग ले रहे हैं, जो विभिन्न लड़ाकू प्लेटफॉर्मों और परिचालन अवधारणाओं को शामिल करते हुए प्रशिक्षण को सक्षम कर रहे हैं। अब देखेंगे इंटरऑपरेबिलिटी क्या है। इंटरऑपरेबिलिटी से तात्पर्य विभिन्न देशों के सशस्त्र बलों की संयुक्त मिशनों के दौरान प्रभावी ढंग से संचालित करने और समन्वय करने की क्षमता से है। इसमें संगत प्रक्रियाएं, संचार, रणनीति, कमांड संरचनाएं और परिचालन समझ शामिल है।
अब इसका सामरिक महत्व देखेंगे कि इसका सामरिक महत्व क्या है। सामरिक महत्व में रक्षा सहयोग है, बढ़ती भारत मलेशिया रक्षा साझेदारी को मजबूत करता है। हिंद प्रशांत सुरक्षा में भी व्यापक, हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख दक्षिण पूर्व एशियाई भागीदार के रूप में सहयोग बढ़ाता है। परिचालन तत्परता बढ़ती है, विदेशी वायुसेना और भिन्न विमानों के साथ संचालन में अनुभव मिलता है। क्षमता निर्माण होता है, एसएमई एक्सचेंज परिचालन अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के व्यापक जुड़ाव का समर्थन करती है। भारत और मलेशिया के बीच के रक्षा संबंध भी देखेंगे हम। भारत और मलेशिया ने 2024 में अपने संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। रक्षा सहयोग में सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, स्टाफ वार्ता, क्षमता निर्माण और समुद्री सहयोग शामिल है। जुलाई 2026 में नई दिल्ली में आयोजित सैन्य सहयोग पर 12वीं उप समिति की बैठक में द्विपक्षीय सैन्य सहयोग के पूरे स्पेक्ट्रम की समीक्षा की गई। अन्य भारत मलेशिया सैन्य अभ्यास के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। अभ्यास हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में एक वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह उप पारंपरिक अभियानों और आतंकवाद का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें घेराबंदी और तलाशी और हेलीबोर्न ऑपरेशन शामिल हैं। तो आज की ये करंट की क्लास आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके एक मोटिवेशन दीजिएगा। ऐसे ही हम डेली करंट अफेयर लेके आपके बीच में आते रहेंगे और उसके साथ में आपके बीच में हम बने रहेंगे, ठीक है। और आप नोट्स बनाते जाइए, ध्यान से सुनते जाइए। करंट अफेयर की क्लास आपके लिए बहुत ही काम आएगी और ये परीक्षा की दृष्टि से सब तैयार किए गए हैं। धन्यवाद।